हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में 3 करोड़ 80 लाख की स्कॉलरशिप पाने वाली लड़की सड़क पर तड़प तड़प कर मर गई। इंटरमीडिएट में टॉप करने के बाद अमेरिका में पढ़ने वाली बेटी मनचलों की वजह से सड़क हादसे में अपनी जान गंवा चुकी है। अपने चाचा के साथ मामा के घर जा रही थी सुदीक्षा। कुछ सड़क छाप शोहदों ने पीछा किया और अब वो इस दुनिया में नहीं है। कल की बात है। बहुत भारी मन से ये खबर सुना रहे हैं आपको, क्योंकि हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में अब मनचलों पर निर्णायक प्रहार हो। ये सुदीक्षा भाटी की तस्वीर है। सुदीक्षा यूपी इंटर बोर्ड में जिले की टॉपर थी। सुदीक्षा को 3 करोड़ 80 लाख रुपए की स्कॉलरशिप मिली थी। सुदीक्षा स्कॉलरशिप पर अमेरिका में पढ़ रही थी, पर अब सुदीक्षा इस दुनिया में नहीं है। बुलंदशहर में उन्हें मनचलों की वजह से मरना पड़ा। तो हमने बुलंदशहर पार करा तो चौराया सब कोई गांव है ऐसे ही। उसके पास से बाइक एक बुलेट थी, तो बुलेट ने कई बार हमको ओवरटेक करा, फिर ऐसे घुमाया इधर उधर को घुमाया। हमने और धीमी कर ली, स्टड से मारने लगा। वो स्टड मारने के बाद में हमने धीमी करी अपनी बाइक, फिर भी उसने और आगे से जाकर फिर एकदम हमारे आगे एकदम ब्रेक मार दी। ब्रेक मारने के बाद में भी हमारी बाइक एकदम कंट्रोल पे हो, उसमें ज़्यादा सीधी टक्कर लगी। सीधी टक्कर लगते ही मैं ऐसे ही गिर गया हूँ और मेरी भतीजी पीछे गिरी उस सर्स के उससे, और मैं पहचान नहीं पाया। ऐसा बुलेट थी केवल उसमें, और वो हो गया तो उस पर जाट लिखा हुआ था, वो वहाँ से चला गया है। कोरोना के संकट में जब जान बचाना मुश्किल है, सुदीक्षा के परिजन पोस्टमार्टम घर में खड़े हैं। इनके सबके मन में सवाल है कि चाचा के साथ मोटरसाइकिल पर बैठी भतीजी भी महफूज नहीं है। पूरी सभ्यता से रहने वाली लड़की भी सुरक्षित नहीं है। टॉपर स्कॉलरशिप होल्डर लड़की भी छेड़खानी का शिकार हो तो आखिर समाज कहां खड़ा है? बेटी हमारी यूएस अमेरिका में पढ़ रही थी और गवर्नमेंट खर्चे पे पढ़ रही थी। उसने बुलंदशहर टॉप किया था यहाँ से, इस जिले से ही, और उसी बेस पे गवर्नमेंट ने उसे पौने 4 करोड़ की स्कॉलरशिप दी थी, जिस पे वो जाके अमेरिका में अपनी पढ़ाई कर रही थी। उसकी छुट्टियां पड़ी थी, कोरोना की वजह से वो यहाँ आ गई। अभी उसकी 20 तारीख में फ़्लाइट थी, जिससे उसे अमेरिका वापस जाना था। उसकी वजह से उसने सोचा कि वो मामा के यहाँ एक बार हुआ है, पता नहीं 1 साल में या 2 साल में कब वापस आ पाएगी। ये हैं पुलिस के अधिकारी जिनके खौफ से मनचलों को कांपना चाहिए था, पर उन्होंने एक पढ़ने वाली बेटी को मार डाला। अब पुलिस रटे रटाए जवाब दे रही है। सुदीक्षा की दर्दनाक परिस्थितियों में मौत हो गई। अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और जो मोटरसाइकिल वाला था जिससे एक्सीडेंट हुआ है उसकी तलाश की जा रही है, विवेचना की जा रही है। सुदीक्षा अब लौट नहीं सकती, पर पुलिस चाहे तो और सुदीक्षाओं को मजनुओं से बचा सकती है। एबीपी न्यूज की मांग है कि यूपी में बड़े पैमाने पर ऑपरेशन मजनू शुरू किया जाए। हर थाने में मजनू रजिस्टर बने, इलाके के मजनू की पहचान हो, मजनू पर संगीन धाराओं पर मुकदमा कायम हो, ताकि भविष्य खराब होने का डर उन्हें किसी सुदीक्षा को मारने से रोके। क्या हो रहा है यूपी में? 1 महीने के भीतर शोधों की वजह से ये दूसरी मौत है। दूसरी मौत इसलिए कह रहे हैं हम क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही गाजियाबाद में विक्रम जोशी नाम के पत्रकार की उसकी भांजी के साथ छेड़छाड़ होती थी। जब उसने विरोध किया तो गुंडों ने उसको घेरकर गोली मार दी थी। आप 2 तस्वीरें देख रहे हैं इस वक्त विंडो में, और स्क्रीन पर इन 2 तस्वीरों में पहली तस्वीर बुलंदशहर की घटना की है, जिसमें मनचलों की हरकत की वजह से एक हादसा हुआ और इस हादसे में सुदीक्षा को जान गंवानी पड़ी। और दूसरी तस्वीर है गाजियाबाद में पत्रकार विक्रम जोशी के हत्या के समय की, जब विक्रम जोशी अपनी भांजी को इधर से अपने घर ला रहे थे। उसकी भांजी के साथ छेड़छाड़ की, विरोध करने पर पत्रकार विक्रम जोशी को गोली मार दी गई। हमारे साथ रणवीर हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं लखनऊ से, उनके पास सीधे चलते हैं। रणवीर, जो सरकार इसी एक घोषणा पत्र में इस बड़े वादे के साथ सरकार में आई, और वो वादा था कि तमाम थानों में ऑपरेशन मजनू चलाया जाएगा, रोमियो स्क्वाड गठित किया जाएगा, उसी सरकार के कार्यकाल में 1 महीने के अंदर 2 मौतें शोधों की वजह से हो जा रही।
बिल्कुल ठीक बात है और ये उसी नोएडा की घटना है जहां पर हाल फिलहाल में ही पुलिस कमिश्नर की प्रणाली लगाई गई थी सिर्फ इसलिए कि वरिष्ठ अधिकारी जिला देखेंगे और जिले में अपराध कम होंगे। तो लखनऊ और नोएडा जैसे बड़े शहरों में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू की गई लेकिन अपराध रुकने का नाम नहीं ले रहा है और सुदीक्षा एक नया उदाहरण है जिसमें उसकी मौत होती है और वो भी सोचिए कितना फिल्मी सब कुछ है कि वो बाइक पर बैठ के जा रही है, शोधे उसको ओवरटेक कर रहे हैं और ओवरटेक करके कभी आगे कभी पीछे कर रहे हैं और एक्सीडेंट हो जाता है। मतलब कोई डर नहीं है, सरे राह कोई इस तरह से परेशान रणवीर, करता है। सबसे गंभीर मामला तो ये हो गया कि अब तक पुलिस बस विवेचना कर रही है, जांच कर रही है, कोई गिरफ्तारी तक नहीं कर पाई। देखिए पुलिस के पास कहने के लिए कुछ है नहीं इसलिए मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच चल रही है। इससे ज्यादा पुलिस के पास कहने के लिए कुछ नहीं है क्योंकि राह चलते किसी लड़की के साथ छेड़खानी होती है और कोई कुछ नहीं कर पाता है तो जाहिर है कि पुलिस के पास फिलहाल कुछ कहने को नहीं है। और ये घटनाएं, ये एक बड़ी घटना है दिखाई दे रही है। यूपी में लगातार जिस तरीके से अपराध की घटनाएं बढ़ रही हैं, पूरी यूपी पुलिस की जिस प्रणाली है उस पर सवालिया निशान जरूर लग रहे हैं और हाल फिलहाल में जितनी भी बड़ी घटनाएं हुई है उसमें पुलिस हर मामले में यही कहती है कि विवेचना चल रही है। जी रणवीर, बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे इस बारे में अपडेट लेते रहेंगे और इसलिए एबीपी न्यूज सवाल उठा रहा है कि हर थाने में ऑपरेशन मजनू चलाया जाए, हर थाने में ऑपरेशन मजनू के तहत एक रजिस्टर बनाया जाए, मजनुओं की पहचान हो और उन पर कार्रवाई की जाए। ये जो कानून व्यवस्था की स्थिति है यूपी में, उसको लेकर हम एक बड़ा सवाल उठा रहे हैं। एबीपी न्यूज एक बड़ा सवाल उठा रहा है, हर थाने में ऑपरेशन मजनू चलाया जाए, ऑपरेशन मजनू के तहत हर थाने में मजनुओं की एक रजिस्टर तैयार किया जाए और उस रजिस्टर पर कार्रवाई की जाए उन मजनुओं के खिलाफ जिनकी वजह से सुदीक्षा जैसी होनहार लड़कियां अपनी जान गंवा देती हैं। तो इस बड़ी खबर पर लगातार हम बने रहेंगे। नमस्ते भारत में बुनियादी सवाल हम उठाते रहेंगे। रिया चक्रवर्ती सहित उनके भाई और पिता कल रात 9 बजे मुंबई के ईडी दफ्तर पहुंचे। घंटों पूछताछ हुई उनसे, सैकड़ों सवालों से उन्हें गुजरना पड़ा। लेकिन दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में उनकी तरफ से जो हलफनामा दाखिल हुआ है उसमें रिया की मीडिया से, जांच एजेंसियों से और खासकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से नाराजगी साफ साफ दिख रही है। रिया चक्रवर्ती और दूसरे लोगों से ईडी ने दूसरे राउंड की पूछताछ की। मुंबई के ईडी दफ्तर में सुबह 11 बजे ये पूछताछ शुरू हो गई थी। ईडी ने रिया, उनके भाई शोभिक, पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती, रिया के बिजनेस मैनेजर श्रुति मोदी, सुशांत के फ्लैटमेट सिद्धार्थ पिठानी और रिया के सीए रितेश शाह से पूछताछ की। रिया, उसके भाई और उसके पिता से करीब 10 घंटे पूछताछ हुई। श्रुति मोदी से करीब 11.5 घंटे और सिद्धार्थ पिठानी और रितेश शाह से करीब 9 घंटे पूछताछ हुई। एक तरफ रिया ईडी दफ्तर में बैठकर सवालों के जवाब दे रही थी तो दूसरी तरफ उनकी ओर से सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर किया गया जिसमें उन्होंने जो कुछ लिखा है उसमें ईडी के खिलाफ उनकी भड़ास साफ नजर आ रही है। इसमें लिखा गया है कि हजारों करोड़ के आर्थिक घोटालों की जांच में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी और सीबीआई को कभी कुछ नहीं दिखता, लेकिन यहाँ बिना अधिकार क्षेत्र के तुरंत केस रजिस्टर हो जाता है। याचिकाकर्ता को लगता है कि उसे राजनीतिक एजेंडे के लिए बलि का बकरा नहीं बनाया जाना चाहिए। रविवार को जब रिया पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर पहुंची थी तब उनकी बॉडी लैंग्वेज भी बदली हुई थी। मीडिया के एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया क्योंकि वो मीडिया से बेहद नाराज हैं और इसका पता चला सुप्रीम कोर्ट में दाखिल उनके हलफनामे से, जिसमें कहा गया है कि मीडिया ने तो 2G और तलवार मामले में इसी तरीके से आरोपियों को दोषी साबित कर दिया था, जबकि बाद में एक एक आरोपी अदालत से निर्दोष पाया गया। यानी रिया मीडिया ट्रायल से खासी नाराज है। लेकिन हलफनामे में जो सबसे बड़ी बात रिया ने लिखी है वो है सुशांत मामले पर हो रही सियासत की। रिया ने तो सीधे सीधे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का नाम लिया है। हलफनामे में लिखा गया है कि सुशांत सिंह राजपूत, जो कि बिहार के रहने वाले थे, दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से उनकी मौत बिहार चुनावों से पहले हुई। इसी की वजह से आत्महत्या के इस मुद्दे को इतना उछाला जा रहा है। आशुतोष भाकरे और समीर शर्मा नाम के अभिनेताओं ने भी पिछले 30 दिनों में आत्महत्या की है, लेकिन उनकी मौत पर सत्ता प्रतिष्ठानों में कोई कानाफूसी तक नहीं हुई। सुशांत की मौत के मामले में पटना में FIR दर्ज होने के जिम्मेदार बिहार के मुख्यमंत्री। सुशांत केस में शिवसेना भरपूर कोशिश कर रही है कि उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे का नाम ना घसीटा जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। कहीं ना कहीं से घूम फिरकर आदित्य ठाकरे का नाम उछल ही जा रहा है। इस पर शिवसेना सांसद संजय राउत ने खुली चुनौती दी है कि पीठ पीछे बोलने की बजाय विरोधी सामने आकर आदित्य ठाकरे का नाम क्यों नहीं लेते। हिम्मत है तो नाम लीजिए, हिम्मत है तो नाम लेकर
विथ एविडेंस सामने आकर बोलिए। आप सिर्फ बदनामी की मुहिम चलाएंगे, ये कैसा चलेगा? शिवसेना सांसद संजय राउत उन लोगों को चुनौती दे रहे हैं जिनकी वजह से सीएम उद्धव ठाकरे के बेटे और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री आदित्य ठाकरे का नाम सुशांत केस में आ रहा है। संजय राउत सीधे बीजेपी का नाम लेकर कह रहे हैं कि वो इस केस में निचले स्तर की राजनीति कर रही है। कहा जा रहा है कि आदित्य ठाकरे का कहीं न कहीं इन्वॉल्वमेंट है, जिसकी वजह से देखिए उस लड़के का क्या संबंध है, उसे तो मैं राजनीति कर रहा हूँ। महाराष्ट्र के जो लोग हैं बीजेपी के, वो खुलकर आकर नाम लेकर बोले ना, हिम्मत है तो किसी का, किसी व्यक्ति का, ऐसा क्यों खा रहे हैं? क्या संबंध है उस लड़के का? संजय राउत ये चुनौती इसलिए दे रहे हैं क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत केस में आदित्य ठाकरे का नाम आ रहा है। सोशल मीडिया पर ऐसी पोस्ट वायरल हुई हैं जिनमें आदित्य ठाकरे का भी नाम है। इसी बात पर शिवसेना भड़की हुई है। संजय राउत ने चुनौती तो दी महाराष्ट्र बीजेपी के नेताओं को, लेकिन आदित्य ठाकरे का नाम लिया बिहार बीजेपी के नेता निखिल आनंद ने। तो अब लगता है कि सीबीआई को संजय राउत और आदित्य ठाकरे से भी पूछताछ करनी चाहिए। मैं तो कहता हूं कि इन लोगों का नार्को एनालिसिस टेस्ट हो तो इस रहस्य से ही पर्दा उठ जाएगा। हालांकि 4 अगस्त को आदित्य ठाकरे ने इस पर चुप्पी तोड़ी थी। आदित्य ने अपना नाम सुशांत मामले में घसीटे जाने पर एक बयान जारी किया था। इसमें आदित्य ने लिखा था कि लोग व्यक्तिगत रूप से मुझ पर और ठाकरे परिवार के सदस्यों पर कीचड़ उछाल रहे हैं। मेरा किसी भी प्रकार से सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु से कोई संबंध नहीं है। लोग सुशांत मामले की आड़ में गंदी राजनीति पर उतर गए हैं। जाहिर है कि बिहार में चुनाव है और सुशांत बिहार के रहने वाले थे, तो इसीलिए सियासत जोरों पर है। सच्चाई क्या है इसका पता लगाने की कोशिश मुंबई पुलिस भी कर रही है, बिहार पुलिस भी कर रही है, सीबीआई भी कर रही है और ईडी भी कर रही है। उम्मीद है बिहार चुनाव से पहले कुछ न कुछ सच्चाई सामने जरूर आएगी। कांग्रेस से बगावत के 1 महीने बाद सचिन पायलट की आखिरकार घर वापसी हुई है। दिल्ली में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से मुलाकात के बाद पायलट के गिले शिकवे दूर हुए। उनकी शिकायतों को दूर करने के लिए बाकायदा पार्टी ने 3 सदस्यों की कमेटी बनाई। ये 1 महीने बाद यूनाइटेड कांग्रेस की तस्वीर है। ये राजस्थान की सियासत में सुलह के संकेत की तस्वीर है। ये कांग्रेस में ऑल इज वेल की तस्वीर है। दिन भर चली बैठकों के बाद देर रात दिल्ली के 15 गुरुद्वारा रकाबगंज रोड पर स्थित कांग्रेस के वॉर रूम में प्रियंका गांधी के साथ सचिन पायलट और उनके समर्थक विधायकों की बैठक हुई। इस बैठक में सहमति का फॉर्मूला निकल गया। सचिन पायलट के उठाए गए मुद्दों पर कांग्रेस ने 3 सदस्यों की कमेटी बिठाई है। इसमें प्रियंका गांधी, अहमद पटेल और केसी वेणुगोपाल शामिल हैं। मुझे खुशी है कि कांग्रेस अध्यक्षा ने, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने, प्रियंका जी ने, हम सब ने विस्तार से आज चर्चा करी और हमारे जो साथी विधायक हैं उन सब की बातों को, उन सब के कंसर्न्स को हमने प्लेटफॉर्म पर रखा है और मुझे आश्वासित भी किया गया है। मैं धन्यवाद देता हूं इस बात का कि ये 3 सदस्य कमेटी बनकर बहुत जल्द उन तमाम मुद्दों का निराकरण करेंगे जो मुद्दे हम लोगों ने उठाए हैं। सूत्रों के मुताबिक शुरू से ही प्रियंका गांधी सचिन पायलट के संपर्क में थी। पायलट पर कार्रवाई और मामला अदालत में जाने के बाद बातचीत टूट गई थी, लेकिन पिछले दिनों सचिन पायलट ने प्रियंका गांधी से फिर बात की और जाहिर किया कि वो राहुल गांधी से मिलना चाहते हैं। सोमवार को राहुल से मिलने का समय पायलट को मिला। सूत्रों के मुताबिक प्रियंका गांधी की मौजूदगी में 2 घंटे तक राहुल गांधी और सचिन पायलट की बैठक हुई। राहुल से मुलाकात में पायलट ने कहा कि उनका मतभेद गहलोत से है, पार्टी से नहीं। पायलट की पूरी बात सुनने के बाद राहुल गांधी ने उनसे कहा कि राजस्थान सरकार को कोई खतरा नहीं होना चाहिए, जिस पर पायलट ने हामी भरी। बैठक खत्म होने के बाद राहुल और प्रियंका कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मिले। सूत्रों के मुताबिक सोनिया गांधी ने अशोक गहलोत से भी बात की, जिसके बाद 3 सदस्यों की कमेटी बनाने का फैसला हुआ। इस बीच संभावना ये भी है कि पायलट को कांग्रेस संगठन में राष्ट्रीय स्तर पर कोई भूमिका भी दी जा सकती है। पार्टी पद देती है, पार्टी पद ले भी सकती है। मुझे पद की बहुत लालसा नहीं है, लेकिन मैं चाहता था जो मान सम्मान स्वाभिमान की बात हम लोगों ने करी थी वो बनी रहे। ज्योतिरादित्य सिंधिया के बाद सचिन पायलट की बगावत से कांग्रेस नेतृत्व पर सवाल उठ रहे थे। ऐसे में पायलट की वापसी से कांग्रेस ने राहत की सांस ली है। इत्तेफाक है कि पायलट की घर वापसी की खबर अंतरिम अध्यक्ष के तौर पर सोनिया गांधी के कार्यकाल का 1 साल पूरा होने के दिन आई। The party will go together. In between, unfortunate incident has happened, but now Indian National Congress will go unitedly. कांग्रेस आला कमान से मेल मिलाप के बाद आज सचिन पायलट जयपुर पहुंचने वाले हैं। पायलट के साथ उनके करीबी विधायक भी होंगे। देखना है गहलोत के साथ पायलट का मिलाप कैसे होगा।
एक महीने पहले अचानक सचिन पायलट अपने विधायकों के साथ राजस्थान से हरियाणा पहुंच गए। ऐसा लगा कि मध्य प्रदेश की तरह राजस्थान की सरकार भी गिर जाएगी, लेकिन गहलोत ने पायलट की रणनीति पर पानी फेर दिया। अब विधानसभा का सत्र शुरू होने से ठीक पहले पायलट को सरेंडर करने के लिए मजबूर होना पड़ा। हम जानते थे कि निकम्मा है, नाकारा है, कुछ काम नहीं कर रहा है, खाली लोगों को लड़वा रहा है। मेरे साथ हो कि नहीं हो, मैं यहाँ बैंगन बेचने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ कोई सब्जी बेचने नहीं आया हूँ। जिस सचिन पायलट को 3 हफ्ते पहले अशोक गहलोत निकम्मा और नकारा कह रहे थे, वो अपमान का घूंट पीकर भी फिर से कांग्रेस की शरण में है। जिस अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटाने के लिए सचिन पायलट ने बगावत का झंडा बुलंद किया था, उनके सामने पायलट को हथियार डालना पड़ा। बहुत कुछ मुझे भी सुनने को मिला। व्यक्तिगत रूप से कुछ ऐसी बातें बोली गई जो मैं समझता हूँ मुझे भी आश्चर्य उन बातों पे हुआ, लेकिन मुझे लगा कि संयम और विनम्रता हमेशा बनाए रखनी चाहिए। राजनीति में व्यक्तिगत दुर्भावना की कोई जगह नहीं है। आखिर सचिन पायलट को समझौते के लिए क्यों मजबूर होना पड़ा? सचिन पायलट ने ये सोचकर बगावत की थी कि गहलोत सरकार गिर जाएगी, लेकिन काफी कोशिशों के बाद भी पायलट 19 कांग्रेस विधायकों से ज्यादा का समर्थन नहीं जुटा पाए। दूसरी तरफ कानूनी पचड़े में उलझने के बावजूद गहलोत विधानसभा का सत्र बुलाने में कामयाब रहे। विधानसभा से अगर पायलट खेमा गैर हाजिर रहता तो सभी 19 विधायकों की सदस्यता खत्म हो जाती। सूत्रों के मुताबिक पायलट खेमे के आधा दर्जन से ज्यादा विधायक कांग्रेस में वापसी करना चाहते थे। कुछ विधायकों ने पिछले दिनों व्यक्तिगत तौर पर अशोक गहलोत से मुलाकात कर समर्थन देने की बात भी कही। पायलट खेमे के विधायक भंवर लाल शर्मा तो मुख्यमंत्री गहलोत से मिलने के लिए भी पहुंच गए। ये वही भंवर लाल शर्मा हैं, जिनके ऊपर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के साथ मिलकर सरकार के खिलाफ साजिश का आरोप लगा था और जिनके खिलाफ केस भी दर्ज हुआ था। अब क्या लगता है आपको सरकार का भविष्य? बिल्कुल भविष्य उज्ज्वल है। गहलोत जी से अभी क्या बातचीत हुई? अब क्या सब बातें यहाँ बताने की जरूरत थोड़ी है, सब बातें मैं मीडिया को बताऊंगा क्या? लेकिन मन साफ, मेरा कोई मन मुटाव नहीं है। मन साफ हो गया? हाँ साफ है। उन्होंने क्या कहा आपको? स्वागत है। जो है सो ठीक है, एक परिवार के मेंबर हैं, एक परिवार के रहेंगे। पायलट को एहसास हो गया है कि उनके खेमे में फूट पड़ चुकी है और ऐसे में समय रहते हथियार डालने में ही उन्हें अपनी भलाई लगी। पायलट के साथ अच्छी बात ये रही कि बगावत के बावजूद उन्होंने कभी भी पार्टी के खिलाफ बयान नहीं दिया और गांधी परिवार तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश में लगे रहे। राहुल गांधी भी पायलट जैसे युवा नेता को खोना नहीं चाहते थे। इसी वजह से पायलट की घर वापसी का रास्ता तैयार हो गया, लेकिन कोरोना संकट के समय सरकार को गिराने की कोशिश पर सवाल पूछे जाते रहेंगे। सरकार को कोरोना से लड़ना चाहिए था, सरकार आपस में लड़ रही थी। इस बात का कहीं ना कहीं मलाल है आपको? बिल्कुल इस बात को मैं मानता हूँ कि कहीं ना आप दुख है आपको इस बात? देखो मैं क्या कह रहा हूँ आपको, लेकिन हम भी जनता के लिए लड़ रहे थे। यहाँ भी हम जनता के लिए लड़ रहे ना कि हमारे लिए जनता मर रही। सर आप लोग कुर्सी बचा रहे थे। हमारी जनता के लिए लड़, जिस जनता ने 2018 में वोट दिया, कोरोना महामारी के बाद भी तो कर सकते थे आप। कोरोना में हम लोगों ने अच्छा काम किया। राकेश जी, महीने भर से आप गायब है जनता से। अरे हम काहे के गायब है, हम जनता में डायरेक्ट है, पता करना जनता में। कोई गायब नहीं है, कोई गायब नहीं। और जनता हमारी, हम जनता के। चलो भैया, इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है कोरोना को लेकर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की तारीफ की है। ट्रंप ने कहा है कि कोविड टेस्टिंग के मामले में कोई अमेरिका के करीब नहीं पहुंच पाया है। अमेरिका ने 6 करोड़ 50 लाख टेस्टिंग की है, वहीं भारत ने 1 करोड़ 10 लाख के साथ दूसरे नंबर पर है। तो भारत लगातार टेस्टिंग का अपनी क्षमता बढ़ा रहा है। पहले हमारी टेस्टिंग की क्षमता एक दिन में 1 लाख थी, जो अब 3 लाख से ज्यादा हो गई है। इसको लेकर भारत की तारीफ की अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने, और ये जान लीजिए दुनिया भर के आंकड़े। अमेरिका में इस समय 52,41,898 केस हो चुके हैं, जबकि मौत जो है 1,66,067 लोगों की हुई है। इसके अलावा हम आपको ब्राजील का आंकड़ा बता रहे हैं, यहाँ 30 लाख से ज्यादा केसेस हैं, 30,57,470, और मौत कुल मिलाकर 10,172 लोगों की यहाँ पर हो चुकी है। इसके अलावा भारत के आंकड़े की बात कर लें, यहाँ पर 22,67,153 केस हैं और 45,353 लोगों की मौत हो चुकी है। रूस की बात कर लें, यहाँ पर 8,92,654 केसेस हुए हैं और 10,621 लोगों की मौत यहाँ पर हो चुकी है। तो हमने आपको ये आंकड़े दिखाए। दक्षिण अफ्रीका की बात कर लेते हैं। दक्षिण अफ्रीका भी तेजी से यहाँ पर सर्ज हुआ है केसेस का। 5,63,598 केस हैं और 10,621 लोगों की मौत हुई है।
अब वक्त है आपको देश में बारिश और बाढ़ के हालात पर अपडेट देने का। दक्षिण भारत के राज्यों में भारी बारिश से कई इलाकों में बाढ़ आ गई है। इस मुसीबत के बीच कुछ खूबसूरत तस्वीरें भी सामने आई हैं। सुपर डुपर हिट फिल्म बाहुबली का वो झरना याद है ना आपको? बारिश ने उस झरने की रंगत और निखार दी। एबीपी न्यूज संवाददाता अंकित गुप्ता ने उसी झरने के पास से रिपोर्ट भेजी है। नमस्ते भारत के लिए। पहाड़, जंगल, बादल और ये विशाल झरना, ऐसी अनूठी, ऐसी दिलकश तस्वीर की नजर हटाए ना हटे। केरल में भारी बारिश ने कई जगह नुकसान पहुंचाया है, लेकिन यहाँ तो मानो कुदरत ने कुछ अलग ही रंगत बिखेरी है। ये केरल का मशहूर अथिरापल्ली वाटरफॉल है, जिसे आपने बाहुबली समेत कई बड़ी फिल्मों में देखा होगा। केरल के कोच्चि से करीब 70 किलोमीटर की दूरी पर त्रिशूर जिले में है ये अथिरापल्ली वाटरफॉल। एबीपी न्यूज की टीम ने खास आपके लिए इन मोहक तस्वीरों को कैमरे में कैद किया है। इस बार बरसात में इस वाटरफॉल में बाकी दिनों की तुलना में पानी और पानी का प्रवाह काफी ज्यादा है। अब से 2 साल पहले जब यहाँ पर केरल में भारी बाढ़ आई थी, तो इस वाटरफॉल की वजह से भी कई इलाकों में बहुत ज्यादा पानी पहुंचा था और कई इलाके डूब गए थे। इसी वजह से अब चेतावनी जारी की गई है, क्योंकि इन इलाकों में लगातार बारिश हो रही है। अथिरापल्ली फॉल चालकुडी नदी पर है और केरल का सबसे विशाल वाटरफॉल है। यह वाटरफॉल करीब 80 फीट की ऊंचाई से गिरता है और ऐसा मनोहारी दृश्य पैदा करता है कि आप बस देखते ही रह जाएं। इस अथिरापल्ली वाटरफॉल की तस्वीरें आपने देखी हैं और हमें उम्मीद है आपने इसका लुत्फ भी उठाया होगा। इसी के नजदीक एक और झरने को एबीपी न्यूज की टीम ने अपने कैमरे में कैद किया है। वो दूधिया झरना इस बारिश में और भी खेल उठा है। ये तस्वीर देखकर ऐसा लग रहा है मानो पहाड़ से पानी नहीं, दूध की नदी नीचे उतर रही हो। ये केरल में कोच्चि के पास चरपा वाटरफॉल की तस्वीरें हैं। इस बरसात में चरपा वाटरफॉल में भी पानी का प्रवाह बहुत तेज है। इससे इस दूधिया झरने की खूबसूरती और बढ़ गई है। उसके बहने का एक अलग ही संगीत गूंज रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं केरल के चरपा वाटरफॉल पर। ये चरपा झरना है जो कि कोच्चि से करीबन 80 किलोमीटर दूर है। देख सकते हैं कि किस तरीके से उफान पर है इस वक्त ये झरना। चरपा वाटरफॉल भी केरल की सबसे विशाल अथिरापल्ली वाटरफॉल के नजदीक ही है। इन दिनों अथिरापल्ली वाटरफॉल के पास जाने की इजाजत नहीं है, लेकिन चरपा वाटरफॉल की तस्वीरें हमने काफी करीब से आपके लिए कैमरे में कैद की हैं। प्रकृति जब छटा बिखेरती है खूबसूरती की, तो उसका कोई अंत नहीं होता। कर्नाटक में भारी बारिश का असर केवल कर्नाटक तक ही सीमित नहीं है, पड़ोसी राज्य तमिलनाडु तक भी पहुंच गया है। तमिलनाडु में कर्नाटक से लगने वाले इलाकों में झरने उफान पर हैं। जो मशहूर झरना आम दिनों सैलानियों को अपनी ओर लुभाता रहा है, वो इन दिनों डरा रहा है। तमिलनाडु के मशहूर होगेनक्कल झरने में पानी का स्तर और उसका वेग बहुत बढ़ गया है। कर्नाटक में वेस्टर्न घाट रीजन में हो रही जोरदार बारिश का असर तमिलनाडु के इस झरने में दिखाई दे रहा है। तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच कावेरी नदी पर स्थित इस झरने में पानी का स्तर अचानक बढ़ा। चट्टानों से टकराकर पानी इतने वेग से बह रहा है कि उसका शोर डरा रहा है। सामान्य दिनों में इस झरने में इतना ज्यादा प्रवाह देखने को नहीं मिलता। भारी बारिश के बीच
बढ़ते पानी का असर दूसरे इलाकों में भी देखा जा रहा है। नदियां उफन रही हैं। तमिलनाडु के धर्मपुरी जिले में कई जगह रास्ते और सड़कें पानी में डूबी हुई हैं। मसूरी के एक झरने की बात कर लेते हैं। मसूरी के जिस केम्प्टी फॉल को देखने सैलानी टूट पड़ते हैं, वो केम्प्टी फॉल इस बरसात में आसपास की दुकानों पर टूट पड़ा है। भारी बारिश से केम्प्टी फॉल में इतना पानी बढ़ा कि नीचे बनी दुकानों में पानी घुस गया। और तस्वीरें इस वक्त हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं उस केम्प्टी फॉल की, जिसने अपने आसपास के उस खूबसूरत इलाके में तबाही मचा दी है, जहां पर इस केम्प्टी फॉल को देखने के लिए, इसमें नहाने के लिए सैलानी टूट पड़ा करते हैं। तो वो लोग जो घर बैठकर केम्प्टी फॉल की तस्वीरों को देख रहे हैं, पहचानना और समझना उनके लिए मुश्किल होगा कि जिस केम्प्टी फॉल में परिवार के साथ उन्होंने कभी मस्ती की, ये केम्प्टी फॉल इतना रौद्र रूप भी ले सकती है कि केम्प्टी फॉल से ज्यादा अब भयानक उफान पर आता नहर सा दिख रहा है। और इस कदर इसने उफान मारा केम्प्टी फॉल ने कि आसपास जितने दुकानें हैं, खासतौर पर खाने पीने की चीजों की दुकानें होती हैं, सब जगह पानी ही पानी भर गया। आसपास का इलाका केम्प्टी फॉल के, जहां पर सैलानी रुककर खाना पीना लिया करते थे, चाय नाश्ता किया करते थे और इन्हीं दुकानों में शरण लेकर उसके बाद केम्प्टी फॉल के झरने के नीचे लुत्फ लिया करते थे, अब वो इलाका पूरी तरह से इस केम्प्टी फॉल ने पानी पानी कर दिया। ऐसा बहुत कम होता है कि केम्प्टी फॉल इस कदर उफान मारे। अमूमन पहाड़ पर बारिश होती रहती है, लेकिन ऐसे हालात बहुत कम बनते हैं। नमस्ते भारत में अब बात बिहार की बाढ़ की। कोसी नदी का पानी हालांकि कई जगह से उतर गया है, लेकिन उस बाढ़ से नुकसान अब भी जारी है। भागलपुर में उसी नुकसान की एक चौंकाने वाली तस्वीर सामने है। पानी का ये टैंक पहले टेढ़ा हुआ और फिर देखते ही देखते पानी में धड़ाम हो गया। ये वाकया बिहार के भागलपुर के नौगछिया इलाके के कदवा में हुआ। ये टैंक सरकारी स्कीम में बना था, लेकिन कोसी नदी के उफान ने इस टैंक के लिए बने सीमेंट के ढांचे की नींव को इतना कमजोर कर दिया कि टैंक पानी के प्रहार को बर्दाश्त नहीं कर पाया और पानी में ही समा गया। इस हादसे के बाद अब समस्या ये खड़ी हो गई है कि कदवा इलाके के लिए पानी की सप्लाई कैसे होगी। तो उत्तराखंड के पहाड़ों में भी बारिश का कहर है। उत्तराखंड के पहाड़ों में लैंडस्लाइड की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही। इस बार टिहरी और जोशीमठ में भीषण भूस्खलन हुआ है, वो भी 4 धाम यात्रा वाली सड़क के ऊपर। हाईवे पर गाड़ियां हैं और ऊपर से पहाड़ गिर रहा है। फिर तो ऐसी अफरा तफरी मची कि फौरन गाड़ियां रिवर्स में जाने लगी। ये डरावनी तस्वीरें उत्तराखंड के टिहरी जिले से गुजरने वाले नेशनल हाईवे संख्या 94 की हैं, जहां बुमंडा और ताजछिला के पास पहाड़ टूटकर हाईवे पर गिर गया। काफी देर तक पहाड़ से मिट्टी पत्थरों का सैलाब सा आ गया। भारी बारिश ने टिहरी जिले में कई जगह कहर बरपाया है। सीमांत गांव गंगी में स्थानीय नालों में ऐसा उफान आया कि कई लोगों के घर क्षतिग्रस्त हो गए। गांव को जोड़ने वाली छोटी मोटी 3 पुलियां भी इस उफान में बह गईं। टिहरी ही नहीं, उत्तराखंड के जोशीमठ में भी हाईवे पर चट्टानें टूट गईं। पहाड़ ऐसा टूटा कि हाईवे पर मलबा ही मलबा हो गया। उत्तराखंड में जोशीमठ के पास टंगड़ी में ऑल वेदर रोड पर यह भयानक भूस्खलन हुआ। ये 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। उत्तराखंड के 4 धाम यात्रा रूट पर हाईवे को चौड़ा करने का काम चल रहा है और साथ ही पहाड़ टूटने का सिलसिला भी जारी है। प्रकृति का खतरा तो है ही, लेकिन खतरा सामाजिक तौर पर भी हमारे सामने खड़ा है। खतरा हमारी बेटियों पर, खतरा एक समाज के तौर पर हमारी गिरती मानसिकता पर। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, नमस्ते भारत लगातार बना हुआ है अपनी सबसे बड़ी मुहिम पर। यूपी में कानून व्यवस्था से जुड़ी हुई सबसे बड़ी खबर बुलंदशहर से आई, जहां विदेश में पढ़ने वाली एक बेटी को मनचलों ने मार डाला। टक्कर लगने से सुदीक्षा की गिरकर मौत हो गई। ये हादसा बुलंदशहर में हुआ। ये हादसा नहीं था, दरअसल मनचलों की हरकतों का नतीजा था। 4.25 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप पर अपने घर परिवार का नाम रोशन कर ये लड़की अमेरिका में पढ़ रही थी, लेकिन कोरोना काल में वापस घर आई थी। चाचा के साथ बाइक पर सवार होकर अपने मामा के घर जा रही थी। उसको 20 तारीख को वापस अमेरिका लौटना था। सोचा था पता नहीं कब लौट पाऊंगी, मामा से मिल के आती, लेकिन रास्ते में मनचले उसको छेड़ने लगे।
और इस कदर बाइक को ओवरटेक किया मंचलों ने अपनी बाइक से कि जिस बाइक में सुदीक्षा अपने परिवार के सदस्य के साथ मौजूद थी वो बाइक गिर पड़ी और सीधे सर पर चोट लगी। सुदीक्षा के 4.25 करोड़ की स्कॉलरशिप पाई एक ब्रिलियंट लड़की जिसने 12वीं में टॉप किया था 90% से ज्यादा अंकों के साथ। ये देखिए तस्वीर, इस लड़की को कुछ दिनों बाद एयरपोर्ट में होना था। इस लड़की को अपने सपने, अपने ख्वाब पूरे करने थे। इस लड़की को अपने परिवार का नाम रोशन करना था स्कॉलरशिप पाकर। लेकिन सरकार ने स्कॉलरशिप तो दी, लेकिन सामाजिक तौर पर इस लड़की को सुरक्षा नहीं दी मंचलों से। इसी सामाजिक असुरक्षा का शिकार हुई सुदीक्षा अपने देश का नाम रोशन करती, भविष्य का होनहार चेहरा थी। देश का नाम रोशन करने के अलावा वो देश के लिए बहुत कुछ कर सकती थी, लेकिन शोहदों की भेंट चढ़ गई ये सुदीक्षा अभी 12वीं पास करके 4.25 करोड़ की स्कॉलरशिप पर अमेरिका पढ़ने गई थी। कोरोना काल में वापस आई, मामा के घर मिलने जा रही थी, चाचा साथ में थे, लेकिन शोहदों ने बेशर्मी से उसका पीछा किया, उसको सड़क पर छेड़ने लगे और उसके बाद उनकी बाइक जो चाचा चला रहे थे दुर्घटनाग्रस्त हुई। सीधे चोट लगी सुदीक्षा के सर पर। और आपको बता दें, सुदीक्षा को जो स्कॉलरशिप उसने अपनी मेहनत से कमाई, उसको HCL एक प्राइवेट कंपनी ने सुदीक्षा को स्कॉलरशिप दी थी 4.25 करोड़ की, ताकि वो अमेरिका में अपनी पढ़ाई लिखाई पूरी कर सके। लेकिन शोधों की भेंट चढ़ गई सुदीक्षा। ये पूरी खबर एक बुनियादी सवाल उठाती है उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर, जहां हमेशा निशाने पर लड़कियां रही, बेटियां रही, लेकिन उसे दुरुस्त कभी नहीं किया गया। विकास जी बिल्कुल। और देखिए इतने बुरे हालात हैं कि वो सरकार जो पावर में इस नाम पर आई कि वो हर थाने में स्क्वाड बनाएगी, मजनुओं को पकड़ेगी, लेकिन उसी राज्य में लगातार 1 महीने के अंदर ये दूसरी घटना है। चलिए बढ़ते हैं उत्तराखंड की तरफ। उत्तराखंड के पहाड़ों में भारी बारिश ने कई तरह की मुसीबत पैदा कर दी है। उत्तरकाशी जिले में तो जब आने जाने का कोई रास्ता ही नहीं बचा तो लोग जान हथेली पर लेकर आवाजाही कर रहे हैं। उफनती पहाड़ी नदी और जान हथेली पर लेकर उसे पार करते लोग, वो भी सिर्फ 2 बल्लियों के सहारे। एक मामूली सी चूक जान पर कितनी भारी पड़ सकती है, आप आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं। ये उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के संकरी मोरी की तस्वीर है। ये तस्वीर पूरे सिस्टम पर एक सवाल है। ये विकास का ढोल पीटने वाली सरकारों को शर्मसार कर देने वाली तस्वीर है। पिछले 10 दिन से इसी तरह जान हथेली पर लेकर जा रहे हैं 5 गाँव के लोग। ऐसी नौबत इसलिए आई क्योंकि ताकुला मोटर मार्ग बह गया, लिहाजा उफनती नदी में बल्लियां डालकर आवाजाही करने के अलावा लोगों के पास कोई चारा नहीं बचा। नमस्ते भारत में हम दिखा रहे हैं आपको बाहुबली बाढ़ की तस्वीरें। हमारे शहरों का सिस्टम एक मामूली सी बारिश से निपटने में किस कदर नाकाम है, इसकी एक तस्वीर देखिए। यूपी के फिरोजाबाद से आई है। केवल 2 घंटे की बारिश हुई और पूरा शहर तालाब बन गया। सरकारी मेडिकल कॉलेज के बाहर पानी है, आंखों के अस्पताल के बाहर पानी है, शहर की सड़कें तालाब नजर आ रही हैं। इतना पानी भरा कि बाइक डूब गई। पानी से लबालब सड़कों पर लोगों का आना जाना मुश्किल हो गया है। गाड़ियां चलाना भी एक समस्या बन गया है। ये यूपी के फिरोजाबाद की तस्वीरें हैं, जहां सिर्फ 2 घंटे की बारिश ने शहर में पानी की निकासी के इंतजामों की पोल खोल कर रख दी। शहर में कोई इलाका नहीं बचा जहां पानी न भरा हो। कहने को तो फिरोजाबाद में नगर निगम भी है, लेकिन शहर में ड्रेनेज सिस्टम के क्या हाल हैं, ये इन तस्वीरों में दिख रहा है। फिरोजाबाद की ये हाल तो सिर्फ 2 घंटे की बारिश ने कर डाले। सोचिए अगर कहीं दिन भर बादल बरस गए तो ऐसी बदइंतजामी की वजह से ये शहर किसी दिन डूबने लगेगा। मुसीबत में उत्तर से लेकर दक्षिण तक लगभग एक जैसी कर्नाटक के कोडगू में एक जगह भारी बारिश और बाढ़ में पुल टूट गया। उसके बाद लोग जान जोखिम में डालकर आना जाना कर रहे हैं। दक्षिण भारत के राज्यों में भारी बारिश ने कैसा कहर बरपाया, उसकी एक झलक इस तस्वीर में दिख रही है। कर्नाटक में कोडगू के बिलगेरी में भीषण बारिश के प्रहार को ये पुल नहीं झेल पाया और इसका एक हिस्सा ध्वस्त हो गया। इस वक्त हम कोडगू के बिलगेरी इलाके में मौजूद है। अगर यहाँ की तस्वीर आपको दिखाएं तो आप देख सकते हैं किस तरह से भारी बारिश के कारण इस ब्रिज का एक बड़ा हिस्सा जो है
वो धंस चुका है जमीन के अंदर। आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये एक पूरी सड़क हुआ करती थी, एक पुराना ब्रिज यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कि पूरी तरह से धंस चुका है। पुल टूटने से आसपास के दर्जनों गांवों का संपर्क टूट गया है। अब लोग जान जोखिम में डालकर लकड़ी की बल्लियों के सहारे आर पार कर रहे हैं। लोकल्स ने जो है पेड़ के सहारे ये एक ब्रिज बनाया है जिसके जरिए वो यहाँ से उस जगह तक पहुँच सके। तो काफी रिस्की इलाका इसे कह सकते हैं क्योंकि हिली एरिया है। ऐसे में लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त यूपी की कानून व्यवस्था से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर बुलंदशहर से है। बुलंदशहर में बुलंदशहर की रहने वाली एक लड़की विदेश में पढ़ने गई थी। 4.25 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप मिली थी, लेकिन शोहदों ने उसको जब वो अपने मामा के घर जा रही थी अपने चाचा के साथ बाइक पर सवार होकर छेड़छाड़ की। इसके बाद दुर्घटना हो गई। सड़क दुर्घटना की वजह से सुदीक्षा की जान चली गई। 4.25 करोड़ की स्कॉलरशिप वाली सुदीक्षा की तस्वीर मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ हमारे सिस्टम से मानो सवाल पूछ रही है कि आखिर ये बेटी बचाओ का नारा तब तक नारा क्यों रहे जब तक सड़क पर बेटियां ऐसे ही दम तोड़ती रहें। अपने परिवार के एक सदस्य के साथ बाइक में सवार थी सुदीक्षा, अपने मामा से मिलने जा रही थी, चाचा के साथ थी बाइक में, इस उम्मीद के साथ कि अमेरिका चली जाएगी तो फिर न जाने कब मुलाकात होगी। लेकिन अब पूरा परिवार पोस्टमार्टम हाउस के बाहर खड़ा है। जिस बच्ची को सी ऑफ करने के लिए एयरपोर्ट जाना था, आज जिंदगी चली गई उस बच्ची की और अब वो कभी वापस नहीं लौटेगी। इसीलिए नमस्ते भारत सुबह से लगातार इस खबर पर बना हुआ है। हम बने रहेंगे इस बड़ी खबर पर जब तक ये खबर असर नहीं दिखाती। तो इस वक्त हम आपको वो तस्वीर दिखा रहे हैं सुदीक्षा की, न्यूयॉर्क की, जहां वो पढ़ने गई थी। 4.25 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप उसको मिली थी। उसके आंखों में भविष्य के सपने थे, घर और देश का नाम रोशन करना था, होनहार थी, 12वीं में टॉप किया था। लेकिन सड़क पर उन शोहदों को वो मात नहीं दे पाई। शोहदों ने उसको छेड़ना शुरू किया, बाइक उसके आसपास नचाने की कोशिश की, जिसकी वजह से दुर्घटना हुई और सुदीक्षा की जान चली गई। इस तस्वीर में देखिए उसकी आंखों की चमक, उसकी आंखों में जो सपने हैं वो सारे के सारे धराशायी हो गए। ये सुदीक्षा भाटी की तस्वीर है। सुदीक्षा यूपी इंटर बोर्ड में जिले की टॉपर थी। सुदीक्षा को 3 करोड़ 80 लाख रुपए की स्कॉलरशिप मिली थी। सुदीक्षा स्कॉलरशिप पर अमेरिका में पढ़ रही थी, पर अब सुदीक्षा इस दुनिया में नहीं है। बुलंदशहर में उन्हें मनचलों की वजह से मरना पड़ा। तो हमने बुलंदशहर पार करा तो चौराया कोई गांव है जैसे ही, उसके पास से बाइक एक बुलेट थी। उस बुलेट ने कई बार हमको ओवरटेक करा, फिर ऐसे घुमाया इधर उधर को घुमाया। हमने और धीमी कर ली, स्टड से मारने लगा। वो स्टड मारने के बाद में हमने धीमी करी अपनी बाइक, फिर भी उसने और आगे से जाकर फिर एकदम हमारे आगे एकदम ब्रेक मार दी। ब्रेक मारने के बाद में भी हमारी बाइक एकदम कंट्रोल पे हो, उसमें ज़्यादा सीधी टक्कर लगी। सीधी टक्कर लगते ही मैं ऐसे ही गिर गया हूँ और मेरी भतीजी पीछे गिरी उस सर्स के उससे, और मैं पहचान नहीं पाया। ऐसा बुलेट थी केवल उसमें, और वो हो गया तो उस पर जाट लिखा हुआ था, वो वहाँ से चला गया है। कोरोना के संकट में जब जान बचाना मुश्किल है, सुदीक्षा के परिजन पोस्टमार्टम घर में खड़े हैं। इनके सबके मन में सवाल है कि चाचा के साथ मोटरसाइकिल पर बैठी भतीजी भी महफूज नहीं है। पूरी सभ्यता से रहने वाली लड़की भी सुरक्षित नहीं है। टॉपर स्कॉलरशिप होल्डर लड़की भी छेड़खानी का शिकार हो तो आखिर समाज कहां खड़ा है? बेटी हमारी यूएसए अमेरिका में पढ़ रही थी और गवर्नमेंट खर्चे पे पढ़ रही थी। उसने बुलंदशहर टॉप किया था यहाँ से, इस जिले से ही, और उसी बेस पे गवर्नमेंट ने उसे 4.25 करोड़ की स्कॉलरशिप दी थी, जिस पे वो जाके अमेरिका में अपनी पढ़ाई कर रही थी। उसकी छुट्टियां पड़ी थी, कोरोना की वजह से वो यहाँ आ गई। अभी उसकी 20 तारीख में फ़्लाइट थी जिससे उसे अमेरिका वापस जाना था। उसकी वजह से उसने सोचा कि वो मामा के यहाँ एक बार हुआ है, पता नहीं 1 साल में या 2 साल में कब वापस आ पाएगी। ये है पुलिस के अधिकारी जिनके खौफ से मनचलों को कांपना चाहिए था, पर उन्होंने एक पढ़ने वाली बेटी को मार डाला। अब पुलिस रटे रटाए जवाब दे रही है। सुदीक्षा की दर्दनाक परिस्थितियों में मौत हो गई। अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और जो मोटरसाइकिल वाला था जिससे एक्सीडेंट हुआ है उसकी तलाश की जा रही है, विवेचना की जा रही है।
सुदीक्षा अब लौट नहीं सकती, पर पुलिस चाहे तो और सुदीक्षाओं को मजनुओं से बचा सकती है। एबीपी न्यूज की मांग है कि यूपी में बड़े पैमाने पर ऑपरेशन मजनू शुरू किया जाए। हर थाने में मजनू रजिस्टर बने, इलाके के मजनू की पहचान हो, मजनू पर संगीन धाराओं पर मुकदमा कायम हो, ताकि भविष्य खराब होने का डर उन्हें किसी सुदीक्षा को मारने से रोके। वादा है हमारा नमस्ते भारत में आज ये मुहिम चलती रहेगी यूं ही। अब एंकर चॉइस। राजस्थान में लंबे समय से चल रहा सियासी संकट सुलझता दिखाई दे रहा है। अशोक गहलोत सरकार से नाराज चल रहे सचिन पायलट पार्टी में वापस लौटने पर राजी हो गए हैं। पायलट गुट के विधायकों ने सीएम अशोक गहलोत से मुलाकात की है। सोमवार को राहुल गांधी के आवास पर चली 2 घंटे की बैठक में सचिन पायलट ने अपनी समस्याएं रखी। बैठक में प्रियंका गांधी भी मौजूद थी। इस मुलाकात के बाद कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने फैसला लिया है कि 3 सदस्यीय कमेटी बनेगी जो सचिन पायलट की ओर से उठाए गए मुद्दों और नाराज विधायकों की बातों पर विचार कर प्रस्ताव पेश करेगी। राहुल गांधी से उनके आवास पर मुलाकात करने के बाद सचिन पायलट ने कहा कि सोनिया, राहुल और प्रियंका गांधी से उनकी बात अच्छे से हुई है, उन्हें खुशी है। सचिन ने पत्रकारों के जवाब में ऑल इज वेल कहा। कल हुई मुलाकात के बाद कयास लगाए जा रहे थे कि सचिन पायलट को कांग्रेस में राष्ट्रीय स्तर पर कोई बड़ा पद मिल सकता है। राजस्थान में 14 अगस्त से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र से पहले बीजेपी विधायक दल की बैठक आज जयपुर में होनी है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया की ओर से इस संबंध में बीजेपी के सभी विधायकों को एक पत्र भेज दिया गया है। बीजेपी विधायक दल की बैठक आज शाम 4 बजे से जयपुर के होटल क्राउन प्लाजा में होगी। आज जून महीने के औद्योगिक उत्पादन के आंकड़े जारी होंगे। कोरोना लॉकडाउन के बाद ये लगातार औद्योगिक उत्पादन का आंकड़ा नकारात्मक रहा है। अप्रैल 2020 में औद्योगिक उत्पादन के आंकड़ों में 34.7% की गिरावट दर्ज की गई थी। अप्रैल में ये गिरावट 57.6% रह गई थी। लॉकडाउन खुलने के बाद जून का आंकड़ा पहला आंकड़ा होगा जिसमें पोस्ट लॉकडाउन में औद्योगिक उत्पादन के बारे में जानकारी मिल सकेगी। बीएसपी विधायकों के विलय मामले में राजस्थान हाईकोर्ट की सिंगल बेंच आज फैसला करेगी। कोर्ट में सुबह 11 बजे से सुनवाई होगी। इस मामले में कांग्रेस ने हाईकोर्ट से खुद को पक्षकार बनाने की अपील की है। कांग्रेस ने कहा है कि बीएसपी के सभी विधायक अब कांग्रेस में हैं, इसलिए राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष को पक्षकार बनाया जाए। कांग्रेस ने यह भी कहा है कि इस मामले में कांग्रेस का पक्ष सुने बिना कोर्ट को कोई फैसला नहीं देना चाहिए। राम मंदिर के मॉडल के बाद अब टाइम्स स्क्वायर तिरंगा रोशनी में सराबोर होने को तैयार है। फेडरेशन ऑफ इंडियन एसोसिएशन ने इस साल पहली बार स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगा लहराने का फैसला किया है। FIA ने कहा है कि एम्पायर स्टेट बिल्डिंग को केसरिया, सफेद और हरी रोशनी से सजाया जाएगा। समारोह में अमेरिका में भारत के काउंसलर जनरल रणधीर जायसवाल मुख्य अतिथि होंगे। मौसम विभाग ने मुंबई में आज और कल यानी बुधवार को भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मुंबई और आसपास के इलाकों में पिछले सप्ताह बारिश से भारी तबाही हुई थी। देश भर के विश्वविद्यालयों में फाइनल ईयर की परीक्षा रद्द कराने की मांग वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट आज 14 अगस्त को सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट में यूजीसी के उस फैसले के खिलाफ दायर याचिका की गई है जिसमें कहा गया है कि सभी विश्वविद्यालय 30 सितंबर तक यूजी और पीजी के फाइनल ईयर के पेपर करा लें। इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करी गई थी कि कोरोना संकट में परीक्षाएं कराने का फैसला छात्रों के लिए सही नहीं। हिमाचल प्रदेश के विश्वविद्यालयों में बीए, बीएससी और बीकॉम के फाइनल ईयर की परीक्षाएं 17 अगस्त से होंगी। हिमाचल प्रदेश के उच्चतम शिक्षा निदेशालय की तरफ से इसके लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। अधिसूचना में कहा गया है कि परीक्षा देने वाला अगर कोई छात्र पॉजिटिव है या आइसोलेशन में है तो इसकी जानकारी 13 अगस्त तक विभाग को दे दे। कोरोना को लेकर सरकार की ओर से उठाए गए कदमों, तैयारियों और नए अपडेट्स पर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस शाम 5 बजे मीडिया सेंटर में होगी। देश में कोरोना डरावनी रफ्तार से बढ़ रहा है। सोमवार को देश में 62,064 नए मामले सामने आने के बाद कोरोना मरीजों की संख्या 22 लाख के पार पहुंच गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बयान जारी करते हुए कहा है कि भारत में कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 15,35,743 है। ऐसा आक्रामक तरीके से जांच करने पर संक्रमण के मामलों पर नजर रखने और कुशलता से इलाज करने की नीति के चलते संभव हुआ है। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में 240 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जबकि 3 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई है।
महाराष्ट्र में अब तक 128 पुलिसकर्मियों की मौत हो चुकी है। पंजाब के लुधियाना में भी 5 SHO कोरोना संक्रमित पाए गए। कोरोना के खतरे को देखते हुए 13 अगस्त तक पुलिस कमिश्नर ऑफिस और 5 थाने बंद कर दिए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 100 नंबर पर कॉल कर धमकी देने वाला आरोपी गौतम बुद्ध नगर से गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने आरोपी को फेज 3 थाने से गिरफ्तार किया। आरोपी ने 100 नंबर पर फोन कर पीएम मोदी को 1 घंटे के अंदर गोली मारने की धमकी दी थी, जिसके बाद पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी ड्रग्स का आदती है और पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। एम्स अस्पताल में 22 साल के एक मेडिकल छात्र की 5वीं मंजिल से गिरने से मौत हो गई। विकास नाम का मेडिकल छात्र बेंगलुरु का रहने वाला है और एम्स में 2018 बेंच का मेडिकल का छात्र है। विकास अपना इलाज कराने के लिए एम्स आया था और यहां साइकेट्रिक डिपार्टमेंट में उसका इलाज चल भी रहा था। कल शाम लगभग 6 बजे विकास रहस्यमय हालत में 5वीं मंजिल से नीचे गिर गया। हादसे की जानकारी मिलते ही विकास को एम्स ट्रॉमा सेंटर भर्ती कराया गया, लेकिन ऊंचाई से गिरने की वजह से उसकी मौत हो गई। दिल्ली पुलिस जांच कर रही है। पुलिस को शुरुआती जांच में सुसाइड केस लग रहा है। केरल के कोझिकोड विमान हादसे में जान गंवाने वाले जांबाज कैप्टन पायलट साठे को आज अंतिम संस्कार उनका होगा। उनके पार्थिव शरीर को रविवार दोपहर में एक विमान से मुंबई लाया गया। पार्थिव शरीर को मुंबई के भाभा अस्पताल में रखा गया। आज सुबह 9 बजे उनके पार्थिव शरीर को उनके घर ले जाया जाएगा, जहां एयर इंडिया के कर्मचारी कैप्टन साठे को आखिरी विदाई देंगे। 7 अगस्त को दुबई में भारतीय नागरिकों को लेकर लौट रहा एयर इंडिया का विमान कोझिकोड एयरपोर्ट पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। हादसे में 2 पायलट समेत 18 लोगों की जान गई थी। IPL की टाइटल स्पॉन्सरशिप के लिए BCCI ने टेंडर जारी कर दी है। 14 अगस्त के अंदर जो कंपनियां टाइटल स्पॉन्सरशिप लेने के लिए उत्सुक हैं इसके लिए BCCI के पास आवेदन करना होगा। बीड जमा कराने की आखिरी तारीख 18 अगस्त रखी गई है। आपको बता दें कि BCCI ने भारत चीन विवाद के बाद लगातार उठ रही मांग को देखते हुए चाइनीज कंपनी वीवो को IPL की टाइटल स्पॉन्सरशिप से हटा दिया था। भारतीय हॉकी टीम के खिलाड़ी मनदीप सिंह भी कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। बेंगलुरु में चल रहे कैंप में अब तक 6 खिलाड़ी कोरोना संक्रमित पाए गए। कल हुई ICC की बोर्ड मीटिंग में 1 महीने के अंदर नए चेयरमैन के चुनाव का फैसला लिया गया है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग और नॉमिनेशन की प्रक्रिया पर भी चर्चा हुई है। बढ़ते हैं लेबनान की खबर की तरफ। लेबनान में सरकार के इस्तीफे के बाद भी लोगों को भारी पुलिस फोर्स इस वक्त मौके पर मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद प्रदर्शनकारी आंसू गैस के गोले छोड़े जाने के बाद भी मानने को राजी नहीं। लगातार पुलिस पर पत्थरों से हमला जारी है। व्हाइट हाउस में कल उस वक्त गोलीबारी हुई जब राष्ट्रपति ट्रंप पत्रकारों से बात कर रहे थे। उसी दौरान सीक्रेट सर्विसेज के लोग आए और ट्रंप को अंदर ले गए। ट्रंप के अंदर जाते ही गोलियां चलने लगी और आवाजें आने लगी। इसके बाद ट्रंप फिर बाहर आ गए और ट्रंप की बेटी इवांका ने सीक्रेट सर्विस के लोगों को धन्यवाद कहा। लेकिन वॉशिंगटन में व्हाइट हाउस में इस तरह की गोलीबारी की घटना ने सबको हिलाकर रख दिया, चौंका कर रख दिया। सीक्रेट सर्विस तुरंत एक्शन में आई। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भीतर ले जाया गया और उसके बाद जो गोलियां चलने की आवाज आई, फायरिंग की आवाज आई, तो सब लोग चौंक गए। अब आप देखिए, दुनिया का जो सबसे ताकतवर शख्स है यानी कि अमेरिका का राष्ट्रपति, उसका जो सबसे ताकतवर जगह है व्हाइट हाउस, जहां से पूरी की पूरी सरकार चलती है, व्हाइट हाउस के बाहर गोलीबारी हो गई। Could hopefully soon. Excuse me? तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से जुड़ी खबर दिखाते हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की धरोहर से जुड़ी एक अहम कहानी अब आपको दिखाने जा रहे हैं। ब्रिटेन के मशहूर ब्रिस्टल नीलामी संस्था को बापू का चश्मा मिला है। बापू के इस चश्मे के पीछे की पूरी कहानी बताएंगे, इस अपील के साथ कि बापू के चश्मे को देश वापस लाया जाना चाहिए। सुनहरे फ्रेम वाला ये गोल चश्मा भारत के 1.25 अरब लोगों की धरोहर है। सुनहरे फ्रेम वाला ये गोल चश्मा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की निशानी है। बापू की अहिंसावादी दृष्टि का सारथी ये चश्मा भारत की धरोहर है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। तस्वीरों में दिख रहा सुनहरे फ्रेम और रिम वाला चश्मा महात्मा गांधी की निशानी है।
ये चश्मा ब्रिटेन के ईस्ट ब्रिस्टोल ऑक्शन हाउस के लेटर बॉक्स में पहुंच गया है, जहां इसकी असली पहचान उजागर हुई है। चश्मे के ऑक्शन हाउस पहुंचने और इसे लाने वाले के बारे में पूरी जानकारी ऑक्शन हाउस के नीलामी कर्मचारी एंड्रू स्टोई से सुनिए। They actually belong to the vendor's uncle who worked in South Africa in around about 1910, 1920, 1930, around about the same time Gandhi was in South Africa. And the family story goes that the vendor's uncle helped Gandhi in some way during a visit to British Petroleum with who he worked at the time. And in kind of recognition of that good deed, Gandhi actually then gave these glasses to the vendor's uncle as a thank you gift. And they've been kind of in that same family now for 3 generations, passed down until we found them in our letterbox. एंड्रू स्टोई ने बताया कि चश्मा मिलने के बाद जब इसके बारे में जांच पड़ताल की गई तो उन्हें यकीन नहीं हुआ कि ये महात्मा गांधी जैसी बड़ी हस्ती का होगा। ऑक्शन अधिकारियों ने महात्मा गांधी को करीब से जानने वाले लोगों से भी इस चश्मे की पहचान कराई है। चश्मा भेजने वाले शख्स से जब बात की गई तो उनका कहना था कि अगर चश्मा काम का नहीं है तो वो उसे फेंक दे। I phoned the gentleman back who in his exact words were, if they're no good, just throw them away. I told him I thought they were £15,000 and I think he nearly fell off of his chair. बापू के इस चश्मे को 21 अगस्त को नीलामी के लिए ईस्ट ब्रिस्टोल में रखा जाएगा। ये नीलामी ऑनलाइन तरीके से कराई जाएगी। ऑक्शन में बापू के चश्मे के लिए भारत के साथ साथ दूसरे देशों ने भी दिलचस्पी दिखाई है। एबीपी न्यूज का मानना है कि सरकार बापू की इस अहम निशानी को भारत वापस जरूर लाए। कुछ पलों बाद नमस्ते भारत में राजस्थान के सियासी संकट पर सबसे ताजा अपडेट। नमस्ते भारत में लगातार सुबह 6 बजे से बने हुए हैं हम। आज की हमारी मुहिम में वादा है हमारा, जब तक हमारे सवालों के जवाब हमको नहीं मिल जाते हम मुहिम और खबर नहीं छोड़ेंगे। यूपी में कानून व्यवस्था से जुड़ी हुई आज की सबसे बड़ी खबर, बुलंदशहर में विदेश में पढ़ने वाली एक बेटी को मनचलों ने मार डाला। सुदीक्षा नाम की ये बेटी अपने चाचा के साथ बाइक में जा रही थी। रास्ते में कई मनचलों ने उसकी बाइक में टक्कर मार दी, जिससे गिरकर सुदीक्षा की मौत हो गई। इस मामले में अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। सवाल यही खड़ा हो रहा है कि यूपी में बेटियां घर से बाहर कब सुरक्षित निकल पाएंगी। 4.25 करोड़ की स्कॉलरशिप मिली थी सुदीक्षा को। सुदीक्षा अमेरिका में पढ़ाई कर रही थी, छुट्टियों में घर आई थी, अगले महीने फिर जाना था। चाचा के साथ बाइक पे बैठ के नोएडा से निकल गई बुलंदशहर मामा से मिलने, इस उम्मीद के साथ कि अमेरिका चली जाएगी तो मामा से न जाने फिर कब मुलाकात होगी। लेकिन अब सुदीक्षा कभी वापस नहीं आएगी, क्योंकि वहीं उसी सड़क में मनचलों ने उसे मार डाला। मेरी बेटी आई मारे ज्यादा पता लग रही मैं न जाऊंगी घर को तो जाने की नो है। निगम से फोन करके बुला के जल्दी उठ के भागी। तेरा बाप तेरे वाले गुस्सा में बैठो, फोन करूंगा तो मना कर दूंगा न जाने के बाद। घर की तरफ निकल ओ मेरी सोना, सोना वो अभी ले ले बेटा अपनी, ओ बेटी वो भी ले ले अपनी के। आज मिलन से इतना बड्डो कैसे होगा खुद बेटा हाथ ही न आ रहा। मेरी बेटी आई मारे कौन बता रहे हैं ये रुदन ये हिला के रख देगा आपको। ये उस माँ का है जिसने अपनी होनहार बेटी को खो दिया। वो बेटी जो अपने घर परिवार का देश का नाम रोशन कर रही थी, 4.25 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप हासिल की थी, जीती थी उसने अपने दम पर, अपनी काबिलियत पर, और विदेश पढ़ने गई थी। वो देश का नाम रोशन करती, परिवार का नाम रोशन करती, उसकी आंखों में सपने थे, उसकी तस्वीरें बताती हैं। लेकिन अब जो तस्वीर सामने है वो इस समाज को, इस देश को हिलाकर रख दे रही है। एक होनहार बेटी उन शोहदों की वजह से अपनी जान खो देती है जो केवल कुछ देर के लिए किसी लड़की को परेशान करने सड़क पर उतर आते हैं और लड़की की बाइक फिसल जाती है, लड़की के सर में चोट लगती है, उसकी मौत हो जाती है। समाज के मुंह पर तमाचा है शोधे। एबीपी न्यूज लगातार मांग कर रहा है कि ऐसे शोधों का रजिस्टर बनाया जाए थाने में और उनके रजिस्टर पर नाम लिखे जाएं ताकि उन पर डे टू डे पर नजर रखी जा सके।
बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना के गंभीर संकट के बीच त्योहारों के मौसम ने दस्तक दे दी है। जन्माष्टमी, गणेश पूजा, दशहरा और दीपावली जैसे बड़े त्योहार लाइन में हैं, लेकिन इस बार कोरोना के आगे इन त्योहारों की रंगत फीकी है, क्योंकि इन त्योहारों को आकार और रंग देने वाले मूर्तिकार कोरोना की मंदी की मात झेल रहे हैं। हमारे आपके तीज त्योहारों को साकार रूप देती ये गणेश और कृष्ण की मूर्तियां हैं। हर साल की तरह इस साल भी इन्हें तैयार किया जा रहा है, लेकिन कारीगरों और मूर्ति विक्रेताओं के चेहरे पर खुशी की जगह परेशानी झलक रही है। वजह है कोरोना, जिसने इस साल मूर्ति कारोबार को बहुत बुरी तरह से प्रभावित किया है। कारीगरों के पास ना के बराबर ऑर्डर है। ये दिल्ली के आउटर रिंग रोड पर मूर्ति कारोबारी मदन और मंजू हैं। एबीपी न्यूज संवाददाता अंजलि सिंह से बातचीत में मदन बताते हैं कि कारोबार में इस साल बहुत झटका लगा है। इस साल कितना फर्क देखने को मिल रहा है आप लोग? काफी फर्क पड़ गया है। छोटी मूर्ति बनाए, बड़ी बनाए नहीं कोई। जो भी डर लगता है बिकेगा नहीं तो क्या करेगा, बच जाएगा फालतू का। अभी खर्चा पानी भी नहीं है, इसलिए छोटा छोटा बनाया, 2 फुट से ज्यादा बड़ा नहीं बनाया। वहीं पास बैठे मूर्तियों में रंग भर रहे एक कारीगर से भी सुनिए कि कैसे उन्हें इस साल त्योहारों के सीजन में भी खाने खर्चे की चिंता सता रही है, क्योंकि कोरोना ने त्योहारों पर ही जैसे लॉकडाउन लगा दिया है। भैया कितनी मूर्ति आप बना लेते हो एक दिन में? मैं एक दिन में बना लेता हूँ 5-4 बस। अच्छा, तो हर बार कितना काम रहता था, इस बार कितना कम हो गया? अभी तो कम हो गया, बहुत कम हो गया, बहुत ज्यादा कम हो गया। हमारा खर्चा चलाना भी बहुत मुश्किल हो गया है, और कहाँ से कमाएंगे, कहाँ खाएंगे। हम तो वैसे ही फुटबॉल में पड़े रहते हैं, क्या करेंगे। दिल्ली का लोनी रोड इलाका मूर्तियों के बाजार के लिए जाना जाता है। जन्माष्टमी से कुछ दिन पहले यहाँ सड़क किनारे मूर्तियों की लंबी लाइन लग जाती थी, लेकिन इस साल तस्वीर बिल्कुल अलग है। 20 साल से मूर्तियाँ बना रही शांति देवी कहती हैं कि बीते नवरात्र में भी मूर्तियों की बिक्री नहीं हुई और सारी लागत का नुकसान हो गया। देवी दुर्गा की मूर्तियाँ ये नवरात्र के समय आपने बनाई थी? नवरात्रों की बनाई थी, अप्रैल के नवरात्रों के में अंदर बनाई थी। एक भी मूर्ति नहीं बिकी, एक मूर्ति बिकी थी 150 रुपए की। बातचीत के दौरान यहाँ मूर्ति खरीदने आए ग्राहक से संवाददाता अंजलि सिंह ने बात की और पूछा कि कोरोना का उनके त्योहार पर कितना असर पड़ा है। जवाब आप खुद सुनिए। जैसे एरियाज में होते थे तो वो बड़ी बड़ी मूर्तियों की वाकई हम तो घर में ही करेंगे छोटा सा, और वो भी कोरोना का पूरा ख्याल रखते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग और फुल सैनिटाइजिंग वगैरह का ख्याल रखते हुए ही करेंगे। देश में मार्च से कोरोना लॉकडाउन लगाया गया था, जिसमें मई के बाद से चरणों में छूट दी गई, लेकिन देश में अभी भी बड़े स्तर पर धार्मिक और सामाजिक आयोजनों की मनाही है। ऐसे में पंडालों से बड़ी मूर्तियों के ऑर्डर नहीं दिए गए हैं, जिनका बड़ा सीधा नुकसान इन गरीब कारीगरों को हुआ है। कहीं ना कहीं सबके मन में ये आस है कि इस बार जब बप्पा आए तो सबके विघ्न हरे, पूरी दुनिया का विघ्न हरे, और कोरोना की जो मार पूरी दुनिया पर इस समय है उससे सबको मुक्ति मिले। कैमरा पर्सन आशीष सक्सेना के साथ अंजलि सिंह, एबीपी न्यूज दिल्ली। यकीन मानिए, खबरों का ऐसा जखीरा नमस्ते भारत के अलावा सुबह सुबह आपको कहीं मिल ही नहीं सकता। दावा है हमारा। जन्माष्टमी पर भगवान कृष्ण को नई पोशाक पहनाने की परंपरा है। इस परंपरा से करोड़ों का व्यापार भी होता है, लेकिन कोरोना ने कान्हा वस्त्र संकट को ही जन्म दे दिया। कपड़े को खूबसूरत रूप देने में लगे मोहम्मद बंटी और उनकी टीम। मोहम्मद हर साल की तरह इस साल भी यूपी के मथुरा में कढ़ाई कर भगवान कृष्ण के लिए सुंदर पोशाक तैयार कर रहे हैं, लेकिन पोशाक बनाने वाले इन कारीगरों के चेहरे पर इस साल थोड़ी मायूसी है। मथुरा भगवान कृष्ण की पोशाक, मुकुट और माला तैयार करने का गढ़ है। बावजूद उसके कोरोना के चलते मोहम्मद बंटी जैसे कारीगरों को ऑर्डर नहीं मिल रहे हैं। 22 सालों से भगवान कृष्ण की पोशाक तैयार करने वाले मोहम्मद बंटी बताते हैं कि ये पहला मौका है जब उनको ग्राहक नहीं मिल रहे हैं। तो सर हम करीब 22 साल हो गए जब से कर रहे हैं, लेकिन कभी भी ऐसा टाइम जो कोरोना काल में देखा कभी नहीं देखने को मिला। इस टाइम में जो हमारा काम बिल्कुल जीरो हो चुका है, और जहाँ इस समय नाइटें लगती थी हमारे, आज नो समझ लीजिए आज तो बिल्कुल काम नहीं है। जहाँ 10-10 कारीगर काम करते थे वहाँ 4-5 कारीगरों में ही काम इतना ही मिल पा रहा है। नुकसान तो जी देखिए, कारीगर जो थे बेचारे, जो अपनी मजदूरी करते थे 300-400 रुपये की, 450 रुपये की, वो आज बिल्कुल ही ऐसे कगार पे पहुँच चुके हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कत में हैं वो लोग। और अब इस समय थोड़ा उनको काम मिला है तो बेचारे कर रहे हैं वो लोग। और पोशाकों की ये हजारों से लेकर लाखों रुपए तक की पोशाकें बन जाती हैं ठाकुर जी की।
जन्माष्टमी में इस साल मंदिरों में भी आम लोगों की एंट्री पर रोक लगी है, जिसके कारण भी लोग पोशाक मुकुट खरीदने से बच रहे हैं। और अब उत्तराखंड की खबर ले लेते हैं। उत्तराखंड से आत्मनिर्भरता के एप्पल की कहानी आई है। उत्तरकाशी में सेब ने इलाके की आर्थिक सेहत कैसे दुरुस्त की है, देखने लायक है। रोजगार के लिए खाली हो गए पहाड़ों की चहल पहल भी इन सेबों से लौट रही है, सेहत भी और संबंध भी। शेयर जरूर कीजिएगा। अगर हौसला हो तो इंसान क्या कुछ नहीं कर सकता। अब उत्तरकाशी के सुदूर मोरी ब्लॉक के सिंगतूर पट्टी के इन किसानों को देखिए, कैसे इन्होंने अपनी कड़ी मेहनत से अपने गांव को सेब वैली के नाम से नई पहचान दी है। हमारे गांव में 15 से 20 हजार अपने गांव में गैचण गांव में निकल जाएगा और इसके साथ देवरा में भी 10 से 1 हजार करीब होगा। क्षेत्र में मुझे लग रहा है कि हमारे इस बेल्ट में नेटवर्क सांकरी सहित तो 1.5-2 लाख सेब की पेटियां निकलने की संभावना है। मोरी ब्लॉक के सिंगतूर पट्टी में आने वाले गैचवाड़ गांव, दड़गाड़ गांव आदि गांव में पहले हिमाचल प्रदेश से आए हुए लोगों के ही कुछ सेब के बागीचे हुआ करते थे। उन्हीं लोगों से सीख लेते हुए यहाँ के लोगों ने भी अपनी कृषि भूमि पर बागीचे लगाने शुरू किए और अपनी कड़ी मेहनत से 10 साल के अंदर ही यहाँ हजारों हजार सेब के पेड़ खड़े कर आत्मनिर्भरता की मिसाल बन गए। यहाँ के लोगों की तरक्की का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि यहाँ सेब की ग्रेडिंग मशीनें भी किसानों ने खुद लगवा ली हैं। इतना ही नहीं, टवाड़ वैली के नाम से अपना ब्रांड तैयार कर सेब मंडियों में भेज रहे हैं। आज यहाँ के युवा पलायन को भूलकर अपने घर में रोजगार कर लाखों की कमाई कर रहे हैं। ये थी कमाल की कहानी और अब एक काम की कहानी। शिविर में उतरकर जलमल सफाई करते इंसान सभ्य समाज के लिए शर्म है। शिविर सफाई जानलेवा भी है। काफी समय से देश भर में शिविर सफाई के लिए मानव रहित समाधान की तलाश हो रही है। पिछले कुछ समय से एक रोबोट की चर्चा है जो मेनहोल में घुसकर सफाई करता है। पहले भी रिपोर्ट हमने नमस्ते भारत में आपको इस बाबत दिखाई है ताकि इंसानों को मैला सफाई से बचाया जा सके। इंसानी गंदगी की सफाई करता इंसान और रोबोट। 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। इंसान का मल साफ ना करे, सीवर सफाई में जान ना गवाए, इसके लिए रोबोट की मदद ली जा रही है। दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा में सीवर की सफाई के लिए नोएडा प्राधिकरण ने आधुनिक तरीका अपनाया है। जब हम इसकी रिसर्च कर रहे थे, हमें समझ आया कि आंध्र प्रदेश में कहीं पर ये सीवर के लिए रोबोट्स का इस्तेमाल किया गया। वहाँ पे कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो इसको बनाती हैं। तो हम लोगों ने फिर उनको संपर्क करा और पहला एक रोबोट हमने जो है अभी उसको टेस्ट के तौर पर एक्सपेरिमेंट करने के लिए खरीदा है। ये रोबोट काम कैसे करता है और कितनी देर में सीवर को साफ करता है, इस बात का पता लगाने के लिए हमारे संवाददाता ने रोबोट चलाने वाले अधिकारी से बात की। 15 से 20 मिनट तक रहता है एक सीवर को साफ करने के लिए। वो एक दिन में आप कंटिन्यूसली काम कर सकते हैं इसमें। और वो सीवर में कितना कचरा वगैरह है वो बहुत ज़्यादा है तो 20 मिनट तक लगेगा, नहीं तो 10-15 मिनट में हो जाएगा। कितने नीचे तक जा सकता है, कितने नीचे जाके सफाई करेगा? मैक्सिमम इज 9 मीटर बट वी आर सजेस्टिंग फॉर 8 मीटर्स। नोएडा प्राधिकरण का ये कदम सराहनीय है। इससे मजदूरों के सीवर में जाने का झंझट खत्म होगा और मैनहोल में जहरीली गैस से सफाई कर्मियों को बचाया जा सकेगा। तो देश आजादी के 73 साल पूरे कर रहा है, पर आज भी देश में हर साल 2 लाख लोग साफ पानी की कमी से जान गंवा बैठते हैं। 60 करोड़ लोगों के सामने साफ पानी की किल्लत है। बाढ़ में डूबे बिहार के दरभंगा से शुद्ध जल के हक पर जोर देने वाली रिपोर्ट आई है। देखिए और शेयर जरूर कीजिए। पानी पानी बिहार, प्यास बुझाने भटके इंसान। वोट के बदले स्वच्छ पानी दो सरकार। ताक सांसों गिरती है, हमको कोई सबूत नहीं देता है, कोई खबर नहीं देता आदमी। साफ पानी के हक पर कब जागेगी नीतीश सरकार? तुम दो पानी पीने के लिए, हमको सबका डूब गया है, हमको कोई व्यवस्था नहीं है। 2 तस्वीरें, 2 अलग कहानियां हैं, लेकिन परेशानी एक है, पीने का ये गंदा पानी। एक तरफ कमला देवी गंदे पानी की बाल्टी लिए हुए हैं तो दूसरी तरफ सुरेंद्र के हाथ में ये लोटा है।
बिहार के दरभंगा के गंगिया गांव के लोगों का दर्द आपने सुना। कैमरे की नजर से जहां तक आप गंगिया गांव में देखेंगे, हर तरफ आपको बाढ़ का ये गंदा पानी नजर आएगा। गांव के रास्ते और घरों में पानी भरा है, लेकिन पीने के साफ पानी का यहाँ संकट खड़ा हो गया है। एबीपी न्यूज संवाददाता निधि श्री झा ने जब कमला देवी से बात की तो उन्होंने दिखाया कि किस तरह हैंडपंप गंदे पानी में डूब गया है, जिसके चलते पिछले 15 दिनों से वो ये गंदा पानी पी रही हैं। बहुत स्थिति खराब है। गया के अथी माल घर गिर गया, पानी डूब गया, खाए वाला सबके धिया पुता सबके ई पानी से दुख बही है। बहुत स्थिति खराब है। इसी तरीके से पानी आता है। हाँ। तो कैसे पीती हैं? इसी को पीती हैं? पानी लके कपड़ा लके छान के पिए छी। हमारी संवाददाता निधि आगे बढ़ती हैं तो बुजुर्ग सुरेंद्र मिलते हैं। वो ये गंदा पानी दिखा रहे हैं जिसको पिछले 1 महीने से वो पीने को मजबूर हैं। जी पन्ना गंदा तो है। छानने के बाद क्या इसमें का जलकुंभी निकल जाता होगा? निकल जाता है, लेकिन गंदा पानी तो गंदा ही रहता है। तो जम जाता है सर, जम जाता है, गंदा तो रहता ही है जी। किसी तरह से पीते हैं, गुजर करते हैं। ठेवना भर पानी था, जांग भरा कपड़ा भीग जाता था कल पर आने में। जिस बिहार में नेता अधिकारी साफ सुथरा सुरक्षित पानी पीते हैं, उसी राज्य में आजादी के 73 साल बाद भी प्रमिला देवी अधिकारियों के सामने पीने के साफ पानी के लिए हाथ जोड़ रही हैं। प्रणाम कर से कोनो उपाय नहीं सर, सबटा बीत बार तो नहीं में आए, कुछ नहीं है हमरा, नहीं है कुछ नहीं है। बाल बच्चा लेकर दिक्कत करता है, हम कैसे रहेंगे, हम कैसे समय काटेंगे, कौन हमको घर बांध देगा। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार हर साल देश में 2 लाख लोग साफ पानी न मिलने के कारण अपनी जान गंवा देते हैं। वहीं देश में करीब 60 करोड़ लोग पानी की गंभीर किल्लत का सामना कर रहे हैं। मुंबई की कांता कलक ने लोगों की सेवा का एक बड़ा उदाहरण पेश किया, जिसे जानकर आप हैरत में पड़ जाएंगे। इन्होंने अपने घर बार की परवाह किए बगैर समाज की चिंता की। फिल्म बाहुबली का ये दृश्य तो आपको याद होगा। ये तस्वीर तो फिल्मी है, लेकिन अब आपको दिखाते हैं असल जिंदगी की एक तस्वीर। ये मुंबई के माटुंगा की रहने वाली कांता कलन की है, जिन्होंने 8 घंटे बारिश में भीगकर लोगों की जान बचाई। बारिश की ये तस्वीरें हैं तो थोड़ी पुरानी, लेकिन कहानी एकदम अलग। कैसे अलग है ये आप भी सुनिए। 8 घंटा खड़ी थी, पानी खलास होने के बाद ही मैं सरकी। इसके लिए सरकी नहीं बाबा, कोई गिर ना जावे। मुंबई में 4 अगस्त को जब भारी बारिश हो रही थी तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि फुटपाथ पर रहकर फूल बेचने वाली कांता बाई को ये कदम उठाना पड़ा। आप कांता बाई की जुबानी ही जानिए। गाड़ी इधर से उधर जा रही, बिल्डिंगों में पानी घुस गया था, पब्लिक चलने को रास्ता नहीं था, तो इसके लिए मैंने गटर खोला। ये तस्वीरें सामने आने के बाद कांता बाई की हर तरफ तारीफ हो रही है। अपने घर की परवाह ना करते हुए तेज बारिश में 8 घंटे इस मैनहोल के सामने खड़े रहकर लोगों के प्रति सेवा किस तरह से की जाती है, इसका ताजा उदाहरण कांता बाई ने सबके सामने लाया। कैमरामैन दीपेश महाजन के साथ वेदांत ने, एबीपी न्यूज मुंबई। अब आपके स्मार्टफोन से जुड़ी खबर। स्मार्टफोन से जुड़े बैकवर्ड मनोविज्ञान और समाजशास्त्र पर एक कहानी सुनाते हैं। दुखद है पर जरूरी है। फोन बिजी जाए, जवाब ना आए, मैसेज देर तक ना देखा जाए तो आप जाने क्या क्या सोचते हैं। पर एक पति ने पत्नी का फोन बिजी जाने पर क्रूरता की हद पार कर दी। शेयर कर रहे हैं ताकि कोई और ऐसा ना करे। फोन के बिजी होने और पत्नी के पिटाई में क्या कोई कनेक्शन हो सकता है? आप कहेंगे नहीं, लेकिन ऐसा हुआ है। यूपी के मुजफ्फरनगर में एक सन की पति का अपनी पत्नी को 3rd डिग्री टॉर्चर देने का मामला सामने आया है। महिला की आप बीती सुनेंगे तो आप भी दंग रह जाएंगे। फोन बिजी चल रहा था, बस इतनी बात करते ही फोन कहाँ बिजी चल रहा, मगर उसका फोन आ गया था आकिब का भैया का। और मुझे सच बता दो, मुझे आकिब भैया है, मगर सच बता रही हूँ। हेलीमेट मारा, फेंक के चिमटा बजाया, बेसुध बजाया। पति घर से बाहर था, उसने अपनी पत्नी को कॉल किया। इस दौरान पत्नी का नंबर बिजी आने पर पति आग बबूला हो गया और उसने पत्नी को कैसी सजा दी आप भी सुनिए। खाट से बांध के फिर करंट लगाया, फिर मुंह पे कफ मारा फेंक के, इसमें कच बढ़ गया। अच्छा, किसने मारा तुम्हें? मेरे पति ने। सास हैगी थी, मैंने उनका हाथ पकड़ा, मगर अम्मी बचा लो मुझे, खुलवा दो। हुए हाथ छोड़ के मेरा बाहर चली गई है। पीड़ित महिला ने पति के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई है।
ये मेरा पूरा पति पत्नी का मामला है। इसमें जानकारी है कि उन्होंने बियर पी के शराब मतलब बियर पी करके इसकी पढ़ाई की है। इसमें सभी तथ्यों की जांच की जा रही है। जो भी तथ्य सामने आएंगे उसमें कार्रवाई कर ली जाएगी। और अब ऐसी खबर जो कोरोना काल में आर्थिक तंगी के साथ साथ सुस्त सिस्टम पर भी सवाल खड़े करती है। एक शख्स जिसके घर में आ गया बिजली का बिल 40,000 रुपए। आर्थिक तंगी से परेशान इस शख्स की इस बिल को देखकर जान चली गई। आत्महत्या कर ली इस शख्स ने। आपकी टीवी स्क्रीन पर एक तरफ है लीलाधर गायधने और दूसरी ओर 40,000 रुपए का बिजली बिल। परिवार वालों का आरोप है कि यही बिल नागपुर के रहने वाले 56 साल के लीलाधर के लिए जानलेवा साबित हुआ। पैसों के लिए सर को टेंशन लेने का, क्या कैसे करने का, कमाई नहीं है, पैसे नहीं आ रहे, कैसे इतना कर्जा कहाँ से लेंगे बिल के लिए। किस चीज़ का बिल था, कितना बिल आया था इलेक्ट्रिक का आपके लिए, आपके घर उसके? 40,000 का 40,000 का बिल था। बिल से ज़्यादा था। अब घर कैसे कर मेंटेनेंस, सर पे पूरा बोझ आ गया था। परिवार वालों के मुताबिक कुछ दिनों पहले घर का बिजली बिल 40,000 रुपए आ गया। परिजनों का आरोप है कि लीलाधर गायधने ने बिजली विभाग से संपर्क किया लेकिन कोई राहत नहीं मिली। उसके बाद से ही वो तनाव में रहते थे। उन्होंने शनिवार की शाम को घर के सामने ही खुद को आग लगा ली। इसके बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां उनकी मौत हो गई। हालांकि बिजली विभाग के अधिकारी बिल से जुड़ी किसी तरह की शिकायत मिलने से इनकार कर रहे हैं। बिल भरने की सहूलियत भी दे रहे। तो ये जो लीलाधर गायधनी जी है, ये हमारे ऑफिस में इनका कोई अर्जी नहीं थी या हमारे ऑफिस में किसी अधिकारी से भी नहीं मिले कि भाई ये जो इतना बिल है तो मुझे इसकी किस्त कर दो। इसका कोई ऐसे हमारे पास अभी तक जो प्राइमरी जो ये है जानकारी, इसमें कोई ऐसी जानकारी नहीं है। पुलिस ने इस मामले में शिकायत दर्ज कर ली है और मामले की जांच कर रही है। उधर विपक्ष ज्यादा बिल की वजह से आत्महत्या के मामले को लेकर सरकार पर हमलावर है और राहत देने की मांग कर रहा है कि 4 महीने का प्रति महीना माह का 300 यूनिट, 4 माह का 1200 यूनिट का बिजली का बिल माफ करना चाहिए। उसके बगैर मीडियम क्लास और छोटे आदमी को राहत नहीं मिलेगी। लेकिन सरकार ने ना आंदोलन का कुछ रिस्पॉन्स किया, ना गरीब लोगों की विनती को मान्य किया और लाखों रुपए के, हजारों रुपए के बिल जो कभी जीवन में लोगों ने देखे नहीं, ऐसे बिल भेजे गए। महाराष्ट्र में लॉकडाउन के समय के बिजली बिलों को लेकर पहले से ही विवाद चल रहा है। लोगों का आरोप है कि बिजली विभाग ने लॉकडाउन के दौरान घरों में जाकर मीटर रीडिंग नहीं लिया और एवरेज बिल भेजकर परेशान कर रहा है। और अब ये मुझसे जुड़ी खबर है। क्यों जुड़ी है मैं आपको बताता हूं। ये खबर उन लोगों के लिए भी है जो शेरों से और जंगलों से प्यार करते हैं, क्योंकि अब आपको शेर देखने के लिए गुजरात जाने की जरूरत नहीं है। अब आप यूपी में भी शेरों को देख सकें। बब्बर शेरों की ये तस्वीरें इटावा के सफारी पार्क की है। पहले शेरों का नाम सुनते ही केवल गुजरात के जूनागढ़ का नाम याद आता था, पर अब ऐसा नहीं है। अब इनकी नई रियासत बन रही है जिसका पता है उत्तर प्रदेश का इटावा सफारी पार्क। यमुना के बीहड़ के किनारे बसे लायन सफारी पार्क में अपने अनुकूल वातावरण पाकर इन शेरों का कुनबा बराबर बढ़ रहा है। पिछले 4 सालों में इनकी संख्या 11 से बढ़कर 18 हो गई है। इनमें 9 नर और 9 मादा शेर हैं। इटावा लायन सफारी में बढ़ रही है बब्बर शेरों की रियासत। 4 साल में हुए 18। यमुना के बीहड़ किनारे स्थित इस सफारी में 9 मादा और 9 नर शेर हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि अगले 10 साल में शेरों की संख्या 50 हो जाएगी। 20,000 शेर ही बचे हैं पूरी दुनिया के जंगलों में। अफ्रीका के 26 देश में विलुप्त हो चुके हैं शेर। 674 शेर हैं देश में 2020 जनगणना के मुताबिक। आज जिस तरह से लोग कोरोना से परेशान हैं, वैसे ही कैनाइन डिस्टेम्पर नामक बीमारी से दुनिया भर में शेर मर रहे थे। इटावा के सफारी पार्क ने इस बीमारी की वैक्सीन तैयार कर ली है और ये वैक्सीन दुनिया भर के शेरों के लिए उम्मीद की किरण है। नमस्ते भारत में अब ऐसी टेक्नोलॉजी की कहानी जो घर बैठे आपकी कमाई का जरिया बन सकती है। यूपी के मऊ से कहानी है ऐप की जिसका विदेश में डंका है। कहते हैं कुछ करने के लिए हौसला चाहिए, हिम्मत चाहिए, और अपने बुलंद हौसले से देश का मान बढ़ाया है उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद के लालनपुर गांव में रहने वाले कुंवर अखिलेंद्र प्रताप सिंह ने। अखिलेंद्र ने रिवार्डर नाम का एक ऐसा ऐप बनाया है जिसे यूज करके आप घर बैठे पैसे कमा सकते हैं। अखिलेंद्र ने ऐप को देश में रहकर ही बनाया है। ऐप को भारत के बाहर भी यूज किया जाता है। तो जैसे अभी लॉकडाउन चल रहा है, सभी लोग घर पे हैं,
तो ऐप तो मैंने इससे पहले ही लॉन्च किया था, लेकिन आजकल इस ऐप की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है लोगों को। तो इस ऐप में क्या होता है कि आप अर्निंग कर सकते हैं, जैसे कि बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट, आप वैसे भी ऐप चलाते रहते हैं एडवर्टाइजमेंट देख करके, तो इसमें एडवर्टाइजमेंट पे अगर आप क्लिक करके डाउनलोड करते हैं कोई भी ऐप या क्विज या कुछ भी करते हैं, तो उसके आपको पैसे भी मिलते हैं। तो इससे ऐप की बाकी सारे जो ऐप्स हैं इंडिया के भी इसमें बहुत सारे प्रमोशन दिखाए जाते हैं, तो बाकी सारे ऐप्स का प्रमोशन हो जाता है और आपको पैसे मिलते हैं, और उससे कंपनी को भी थोड़ी सी अर्निंग होती है। तो इस तरह का ऐप है कि इसमें सबको लाभ होता है। अच्छा। 2017 में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से IIT से एमटेक की डिग्री लेने के बाद अखिलेंद्र ने देश से बाहर जाकर नौकरी करने से बेहतर देश में रहकर कुछ करने की ठानी और अपनी कड़ी मेहनत से उसे साकार कर दिखाया। और चलिए आपको अब देश भर के प्रमुख अखबारों का अपडेट दे देते हैं कि इन अखबारों में क्या क्या सुर्खियां छपी हैं, कौन सी खबर को पहले पन्ने की सुर्खी बनाया। सबसे पहले हम आपको अमर उजाला आज का दिखा देते हैं। अमर उजाला में किस खबर को सुर्खी बनाया गया है, कौन सी खबर पहले पन्ने पर सबसे ज्यादा प्रमुखता से छापी गई है। किसी भी हाल में शून्य नहीं होगा शिक्षण सत्र, UGC की जो सुनवाई चल रही है कोर्ट में, उस खबर को सुर्खियां बनाया है अमर उजाला ने, जिसमें कहा गया है कि जो नया सत्र है शून्य नहीं होगा, परीक्षाएं जरूर होंगी। हिंदुस्तान में दिल्ली कोरोना को हराने में अव्वल नंबर पर है, इस खबर को सुर्खी बनाया है। 90% से ज्यादा, तकरीबन 91% रिकवरी रेट हो गया है, उसको पहले पन्ने पर छापा है। जनसत्ता ने सरकार ने 101 सैन्य उपकरणों के आयात पर प्रतिबंध लगाया, इस खबर को सुर्खियां बनाया है। सरकार ने फैसला लिया है कि 101 से ज्यादा उपकरण जो है अब वो बाहर से आयात नहीं किए जाएंगे, देश में ही बनाए जाएंगे।